Hello friends, welcome back again on the Homeopathy Med course, and today we will discuss about joint pathology. That means the pathology or disease or ailment related to the joints. Okay, so basically joint pathology, we in this topic we will discuss about two joint pathology. That is, first one is a rheumatoid arthritis, which I will discuss today, and in the next video we will discuss about osteoarthritis. So before starting this, I want to tell you that osteoarthritis is a far much more common than the rheumatoid arthritis. Okay, so let's start rheumatoid arthritis. देखिए, जो rheumatoid arthritis है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, इस वीडियो का मोटिव है कि कम से कम राइटिंग में आपको बहुत चीज़ें मैं बता दूं, ओवरऑल मैं आपको बता दूं क्या क्या इसमें इंक्लूड है, फिर आप इसको अपने आप से अंडरस्टैंड करके आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसको अगर हम स्मॉल से स्मॉल चीज़ों में अगर कंडेंस फॉर्म में अगर हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ ऑटो इम्यून मेडिएटेड नॉन सपरेटिव क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट। ठीक है, ऑटो इम्यून होता है, ठीक है, और इसमें जो इन्फ्लेमेशन है क्रॉनिक होता है और नॉन सपरेटिव टाइप ऑफ होता है। ठीक है, यानी कि इसमें नॉन पस्कुलर टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है कि यहाँ पे स्मॉल जॉइंट्स में। ठीक है, इसके बाद अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। किसकी वजह से होता है ये? मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जो एचएलए जो है, एचएलए का कौन सा टाइप? DRB1। जो ऐसे लोग जिनमें एचएलए DRB1 जीन मौजूद है उनमें ससेप्टिबिलिटी जो है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद अकरेंस की अगर हम बात करें तो अगेन एज remaining autoimmune disease, it is also the gender biased, so female have a 3 times more susceptible than the males, and the peak occurrence occur at the age of 30 to 40 years of the life. Okay, now पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज है तो उसके दो फैक्टर हमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके मैनिफेस्टेशन के लिए। पहला जेनेटिक फैक्टर जिसमें कि हमारा एचएलए जीन्स हो गए। ठीक है, एचएलए का कौन सा टाइप? हमारे DRB1। उसके बाद इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो स्मोकिंग, इन्फेक्शन। तो बेसिकली हमें पता है कि फ्रॉम अवर प्रीवियस नॉलेज कि हमें जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो एक तरीके का सॉइल का काम करते हैं। अगर उस सॉइल में अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हम सॉइल और मैन्योर उस सॉइल में डालें तो जो रिजल्ट जो ब्लूमिंग होती है फ्लावर की, या दैट मीन्स ऑटो इम्यून डिसीज का जो मैनिफेस्टेशन होने लगता है वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से। सो अगर हम जेनेटिक फैक्टर की बात करें और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इनका इंडिविजुअल रोल कैसे है आइए देखते हैं। तो एज आई टोल्ड अर्लियर दैट जेनेटिक फैक्टर हैव ए एक्चुअली DRB1 जीन। ओके, जिसमें हमारा 50% देखा गया है। उसके बाद अदर जेनेटिक फैक्टर्स भी हमारे हो सकते हैं। तो इन जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता क्या है कि जो हमारा सेंटर और सेल्फ टॉलरेंस जो होता है, ठीक है, सेल्फ टॉलरेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिसके चलते जो हमारे जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो हैं, दैट मीन्स T सेल्स और B सेल्स जो हैं वो हमारे सेल्फ एंटीजेंस को रिकोगनाइज करके उनके अगेंस्ट वो एक्ट करने लगती हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या है? कॉसेज द ब्रेकिंग ऑफ सेल्फ टॉलरेंस बोथ एट द लेवल ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल। दिस लीड्स टू द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ T सेल्स एंड B सेल्स अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजेंस। ठीक है, ये तो हमारा जेनेटिक फैक्टर्स हो गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो स्मोकिंग, इन्फेक्शन। ठीक है, अगर पर्सन जो है इन सब चीज़ों से अगर ज़्यादा अफेक्टेड है तो इससे क्या होता है कि उनकी जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं उनमें सिट्युलेशन होने लगता है। ठीक है, उनके जो पेप्टाइड्स होते हैं खासकर कहाँ के, क्योंकि स्मॉल जॉइंट्स में, तो स्मॉल जॉइंट्स के जो पेप्टाइड्स होते हैं जैसे हमारे कोलेजन 2, अल्फा इनुलेज और अदर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन से पेप्टाइड्स, तो उनके जो प्रोटीन्स है पेप्टाइड्स उनमें सिट्युलेशन होने लगता है। ठीक है, दिस सिट्युलेशन अलॉन्ग विथ प्रॉपर दिस जेनेटिक फैक्टर्स causes the action of B cells and T cells or other immunological cells against this self protein circulated self proteins, and this will lead to the inflammations and destruction of the small joints। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो है मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या हमें देखने को मिलता है, तो इनकी जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होती है उसमें हमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हो, तो जॉइंट साइनोवियम
जॉइंट साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो हाईली इन्फ्लेम्ड हो जाता है और प्रोलिफरेटिव हो जाता है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन हाइपरप्लेशिया इंड्यूस पैनस। जो आप जॉइंट में देख रहे हो कि जो जो ह्यूमरस और टिबिया के बीच में जो हमारी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो आउटग्रोथ है साइनोवियल हाइपरप्लेशिया, जो साइनोवियल हाइपरप्लेशिया के थ्रू जो आउटग्रोथ हो रही है मेम्ब्रेन की, उसको हम पैनस बोलते हैं, ठीक है। और इसी जॉइंट में जो है हमारे क्या क्या मिलेंगे, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स मिलेंगे, क्योंकि वही सेल्स जो है हमारे जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस डिटोनेटेड प्रोटीन्स, ओके। मैक्रोफेजेस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा एंजियोजेनेसिस ऑफ द जॉइंट्स भी देखने को मिलेगा। तो अर्ली चेंज में हमें क्या देखने को मिलेगा, पैनस, मतलब ज़्यादा जो है बोन की जो डिफॉर्मिटीज है, डिस्ट्रक्शन है, वो इतना नहीं है। मगर एज द टाइम पासेस, ओके, लेट चेंजेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो पैनस हो चुका है, जो पैनस फॉर्मेशन बन चुका है, उसमें हमें पता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स बेटा आके हमारे जो है उसमें कोलेजोजेनेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो उसके चलते हमारे क्या होगा कि फाइब्रस आउटग्रोथ के चलते इसमें फाइब्रस एंकालोसिंग होने लगेगा, मतलब जो अपोजिट, जो अपर और लोअर एंड की जो बोन्स है, उनकी जो पैनस में जो फाइबर्स मौजूद होंगे, कोलेजन फाइबर्स, तो आपस में मर्ज होने लगेंगे, जिसके चलते जो है अगेन जॉइंट स्पेस कम होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि इसमें बोनी एंकालोजिंग होने लगेगा, मतलब जो अल्टीमेटली बोन जो है वो फ्यूज हो जाएंगी आपस में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बोनी एंकाइलोसिस। आइए अब हम बात करते हैं ग्रॉस अपीयरेंस की। तो जो पेशेंट होगा उसमें दो तरह की डिफॉर्मिटीज़ उसके जॉइंट्स में देखने को मिलेंगी, एक बोटोनॉइड डिफॉर्मिटीज़ और दूसरा सॉर्नेक डिफॉर्मिटीज़। बोटोनॉइड डिफॉर्मिटीज़ में क्या है देखने को मिलेगा हमको, जो उनकी जो फैरेंजेस होंगी, फैरेंजेस की जो डिस्टल फैरेंजल इंटरफेरेंजल जॉइंट्स होगी, उनमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन होगा, सॉरी, उनमें फ्लेक्शन होगा। मगर जो शॉन नेक डिफॉर्मिटीज़ है उनमें शॉन नेक जिस तरह नहीं होता है, आगे की जो फैरेंजल जॉइंट होंगी, यानी कि डिस्टल इंटरफेरेंजल जॉइंट होंगी, उनमें क्या हो देखने को मिलेगा, उनमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, और जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजल जॉइंट्स होंगी उनमें हमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस पिक में देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। जॉइंट में स्वेलिंग होगी, वार्मनेस होगा और रेडनेस होगा, ये ऑब्वियस है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट मूव द जॉइंट विच आर जनरली सिमेट्रिकल एंड स्मॉल इन नेचर। तो बेसिकली हमें पता है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो हमारे सिमेट्रिकल जॉइंट, सिमेट्रिकली वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे कौन से जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, स्मॉलर जॉइंट्स को, जैसे फेरेंजियस मेटाकार्पल जॉइंट्स, कार्पस मेटाकार्पल जॉइंट्स और इंटरकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। इस तरह के जो स्मॉलर जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगेन इस पिक में आप देख पा रहे हो कि बैकर सिस्ट फॉर्मेशन एट दी पॉपुलेटर फोसा, ठीक है। तो इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के स्पेस जो कम हो रहा है उसके वजह से जो फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट है, ओके, इन्फ्लेमेशन के चलते, उससे चलते जो है आउट ग्रोथ होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन पे, जिसके चलते हर्निएशन होने लगेगा, ठीक है। तो यही हर्निएशन जो है क्या कॉज करेगा, बैकर सिस्ट। उसके बाद हमारे 25% जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जो सफ़र कर रहे होते हैं उनमें रूमेटॉइड नोडुल्स देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी जो है प्रेशर पॉइंट होता है, जैसे हमारा अल्नर साइड हो गया, ऑसिपिटल साइड हो गया है, फोर आर्म हो गए, ठीक है। इन सब पे अधिकतर हमारा प्रेशर महसूस होता है, ठीक है। और ये जो हमारे रूमेटॉइड नोडुल्स होते हैं ये 25% पेशेंट में देखे जाते हैं, और ये जो है नॉन टेंडर होते हैं, नॉन पेनफुल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एंटी CCP एंटीबॉडी, ओके, प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर्स दैट मीन्स एंटीबॉडी A और M which act against our self antibody G that is known as rheumatoid factors, और ये 80% लोगों में देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रेडियोलॉजिकल इमेजेस की बात करें तो अगेन मैंने बताया कि इसमें एंकोलोजिंग देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमारी जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है। और सोनेक डिफॉर्मिटीज और बटोनॉइड डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगा एज आई टोल्ड अर्लियर, ओके। और यहाँ पे जो है सिम्टम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिम्टम्स अगेन क्योंकि जॉइंट मोशन जो हमारा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, इसमें डिफॉर्मिटीज हो चुकी हैं, ठीक है, इनमें जो है एंकोलोजिंग हो चुका है, तो इसलिए जॉइंट मोशन जो है, ठीक है, जब वो मूव करें तो बोन्स आपस में रब होंगी, जिसके चलते पेनफुलनेस महसूस होगी। दैट मीन्स इन रिजल्ट इज दैट हाईली पेनफुल जॉइंट मूवमेंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में।